ओके मिस्टर ओरान जी, देखिए, जैसे हम कल कर रहे थे, कल हमने दो एग्जाम्पल किए। एक एग्जाम्पल हमने किया था कांस्टेंट फोर्स वाला, कांस्टेंट फोर्स, और दूसरा हमने जो एग्जाम्पल किया वो हमने किया था वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स में तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास जो मेरे 9th या 10th क्लास तक का मेरे पास जो न्यूमेरिकल आता था, वो ऐसा न्यूमेरिकल आता था कि कांस्टेंट फोर्स of 10 Newton moves a mass 10 meters in the direction of force. In the direction of force. तो राय जी, वर्क डन कितना हो जाएगा? राय जी, वर्क डन कितना हो जाएगा? सर 100 जूल्स। सर कैसे निकाल लिया आपने 100 जूल्स, कैसे निकाल लिया? सर 10 into 10 FD। क्योंकि आपको पता है कि सर वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस है। फोर्स भी हाँ सर, कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, और साथ में cos थीटा भी होता है। और क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सेम डायरेक्शन में इसके लिए वो 0 हो जाएगा, cos थीटा cos 0 1 रहता है इसके लिए। बिल्कुल ठीक है। तो 10 इंटू 10 इंटू 1, ये तो पापा कूकू बहुत सिंपल केस है, बढ़िया, मजा आया, बात खत्म हो गई। दूसरा हमने केस किया था सर वेरिएबल फोर्स का। वेरिएबल फोर्स में जैसे हमने एक जो एग्जांपल लिया था वो ये लिया था कि जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि ये अर्थ है सर, अर्थ पे ये सैटेलाइट पड़ा हुआ है, ये एक सैटेलाइट है जो लॉन्च करना है इसरो ने लॉन्च करना है ये सैटेलाइट। लेट अस अज्यूम 35,000 किलोमीटर्स अबव अर्थ। तो ये वाले जो केस था, इसमें प्रॉब्लम क्या थी सर? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक तो कि जो सैटेलाइट है, अर्थ जो है वो इस सैटेलाइट को अट्रैक्ट करेगा। अगर अर्थ का मास मैं m मान लेता हूँ और सैटेलाइट का मास मैं छोटा m मान लेता हूँ, तो इसका जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है ऐसा, where x is the distance between earth and the satellite, m is the mass of earth, m is the mass of the satellite, and g is a gravitational constant। और आज जी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। और आज जी ये वाले केस में फोर्स का ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, इन दोनों केसेस में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है मिस्टर ओरायन? तो पहला वाला केस है वो वर्क डन है, और दूसरा वाला है जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मासेस के बीच में। ओके, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ओके, मैं थोड़ा सा इसको अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि सर ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, जो अर्थ है वो सैटेलाइट को इस साइड खींच रही है, यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। और आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इस साइड, which will हाँ be सर। let us assume which is equal and opposite to the force of attraction of earth। let us assume for simplifying the discussion कि ये वाली जो फोर्स है, जो मैं इसको फोर्स गिवन बाय फ्यूल लिख देता हूँ, ये जो है एफ जो है वो फोर्स गिवन बाय फ्यूल है, फोर्स बाय फ्यूल। ये जो फोर्स है, दिस इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। और आई बात समझ आई? एंड लेट अस अज्यूम दैट ये जो दोनों फोर्सेस हैं, दीज आर हाँ सर। इक्वल एंड अपोजिट। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो केस है, ये जो हमारा फोर्स गिवन बाय फ्यूल है, ये वाला जो है, ये वाली जो फोर्स है और ये वाली जो फोर्स है, दोनों फोर्सेस में डिफरेंस क्या है? जो पहला वाला फोर्स है वो मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है, और जो दूसरा वाला है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब वो दोनों बॉडी के बीच का फोर्स है वो, जिससे। और जी फिर से देखिए, चलिए मैं एक क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ आपसे। ये आपका मास पड़ा हुआ, ये केस ये केस ए है, ये केस बी है। ये वाला जो केस ए था, ये हमारा केस ए है। केस ए में ये वाली फोर्स लग रही है, कौन सी वाली फोर्स लग रही है? ये वाली। और केस बी में मेरी जो फोर्स है वो ये वाली फोर्स है, फोर्स प्रोवाइडेड बाय द फ्यूल।
to overcome the force of attraction of Earth, and this force provided by the fuel is equal and opposite to the force with which the gravitation is attracting. तो ये force इस साइड है और यहाँ पर एक फोर्स लग रही है इस साइड. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर ये वाली फोर्स में और ये वाली फोर्स में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है मिस्टर ओरायन? सो जो दूसरी फोर्स है उसको मतलब एक इक्वल फोर्स को नीचे खींच रहा है और पहले वाले में कोई इसे इक्वल फोर्स नहीं जो उसको रिपेल कर रहा है. मिस्टर चिराग, मिस्टर चिराग, हाँ सर सो तो नहीं है? नहीं सर सर ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है और ये वाली जो फोर्स है, इसमें एक फंडामेंटल बेसिक डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है? सर जो लेफ्ट साइड के फोर्स में है उसमें फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, वो फोर्स चेंज नहीं होता विद द अदर वेरिएबल चेंजिंग, लेकिन ये फोर्स में जो फोर्स चेंजेस विद डिस्टेंस चेंजिंग. रैन जी नहीं समझा, रैन जी नहीं समझा. समझा सर, समझा सर, समझा. इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क सर ये पड़ेगा मुझे कि जब मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन, तो अगर मेरी जो फोर्स है, अगर मेरी जो फोर्स है वो चेंज नहीं हो रही तो मेरी लाइफ बड़ी इजी होती है सर. वर्क डन का जो फॉर्मूला है, वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है एफ डी कॉस थीटा, और ऊपर से और भी सिंपल हो जाता है जो हमने केस किया कि एफ पी इस साइड, डी बी इस साइड, और थीटा जो है वो जीरो हो गया. तो फिर तो मजा करो, बहुत मजा आया. ये आपका 10th का मोमेंटम निकल गया. और आएंगे नहीं समझा? 10th में ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ, समझा सर. 10th में ज्यादा से ज्यादा कुछ होता था तो ये हो जाता था कि यार फोर्स यहाँ पर है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है और बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है. इसको आप बोलते थे ओ माय गॉड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं. तो आप बोलते थे कि cos 30 करके इसको ये सॉल्व हो जाता था. और आगे नहीं समझा? समझा सर. सर ये जो हम दूसरा जो केस कर रहे हैं, दूसरा जो केस कर रहे हैं उसमें आप जो डिस्टेंस ट्रेवल आपने करना है वो 35,000 किलोमीटर करना है, और हम ये मान रहे हैं कि हमें जो वेरिएबल फोर्स लगती रहेगी, वो जो वेरिएबल फोर्स है, मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ, ये तो कांस्टेंट है ही है, बट ये भी कांस्टेंट है. मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलो इसको भी कांस्टेंट ले लेते हैं. सिंप्लीफिकेशन इसलिए कि मैं मान रहा हूँ कि सैटेलाइट का मास भी चेंज नहीं हो रहा. वैसे सैटेलाइट का मास भी चेंज होगा. चिराग जी, सैटेलाइट का मास क्यों चेंज होगा? सर क्योंकि उसका जो फ्यूल है वो ये बर्न हो रहा है, तो फ्यूल का जो मास है वो कम होते जाएगा. यू आर ऑन फायर टुडे मिस्टर चिराग, वेरी नाइस. और आगे समझ आया? हाँ सर, समझा. तो इसलिए सर कल का जो लेक्चर था हमने उसमें ये लिखा था कि ये एफ जी जो है वो k बाई एक्स स्क्वायर है. मेरी बात समझ आई? और आगे बात समझ आई? हाँ सर. अब सर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर मुझे इस केस में वर्क डन निकालना है, तो मेरा जो वर्क डन है वो प्रॉब्लम क्या है सर? तो वैसे तो मेरी फोर्स इस साइड लग रही है, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड है, मैं मान सकता हूँ कि जो थीटा है वो जीरो है, तो ये तो समझ आ जाता है कि जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस है. बट एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस के साथ चेंज होती जा रही है. और नहीं समझा? समझा सर. तो अगर मुझे सैटेलाइट ऊपर भेजना है, अगर मुझे सैटेलाइट ऊपर भेजना है और मुझे वर्क डन चाहिए, वर्क डन चाहिए, तो मैं एफ डी का जो फॉर्मूला है वो ऐसा सच लगा नहीं सकता क्योंकि जो फोर्स है वो वेरिएबल है. नहीं समझा? समझ. रायली, मुझे वर्क डन क्यों चाहिए सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए? सर नहीं पता. चिराग जी, सर क्योंकि वर्क डन जूल्स में है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जूल्स में, तो उसके अगेंस्ट वर्क करना तो वर्क डन ही निकल. 70% ठीक है चिराग जी, वेरी नाइस. बिकॉज ये वर्क डन से आपको क्या पता चलेगा
energy required to launch satellite। और आएंगे नहीं समझ, और आएंगे नहीं समझ। समझा सर। रानी ये तो हमारी 10th की फिजिक्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो 10th में हमने न्यूमेरिकल्स किए। ये नियर द अर्थ है। ये मेरे पास बॉल है, ये मेरे पास बॉल है 10 kg मास की, जी मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान रहा हूँ, और ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये 100 मीटर है। तो रायन जी, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन टू ट्रांसपोर्ट दिस बॉल फ्रॉम हियर टू हियर। और रायन जी कितना काम करना पड़ेगा? सर 10,000 जूल्स। आपने बेसिक mgh ही लगाया। हाँ सर। 10 into 10 into 100 is equal to 1 2 3 कितने 2 3 4 जूल। और आगे नहीं समझा? समझा सर। तो कोई भी आदमी है जिसको ये लेके जाना है, एटलीस्ट ऑफ कोर्स थोड़ी वेस्टेज होगी यहाँ वहाँ, हीट नॉइज वो सब तामझाम होगा, बट प्लस 10,000 जूल्स तो सही है आपको ऊपर पहुंचाने के लिए। और जी हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। और न्यूमेरिकल इसमें किए थे, पावर ऑफ द मोटर विद 70% एफिशिएंसी, याद है आईसीसी के न्यूमेरिकल्स किए थे? हाँ सर। नहीं सर, मैंने तो किताब पढ़ दी, मुझे कुछ याद नहीं। और आई जी इस केस में एक बहुत बड़ी एजम्पशन थी। चिराग जी क्या एजम्पशन थी इस केस में? सर कि इग्नोरिंग अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। राय जी इस केस में एजम्पशन ये थी कि ये नियर टू अर्थ है, ये नियर टू अर्थ फिनोमिना है, नियर टू अर्थ सिस्टम है, नियर टू अर्थ केस है। और राय जी नहीं समझ आ रहा सर नियर टू अर्थ मतलब समझा नहीं मेरे को। नियर टू अर्थ माता के आसपास, धरती माता के आसपास। ये देखिए 100 मीटर आपने सिर्फ यहाँ पर लेके गए, यहाँ पर आप 35,000 किलोमीटर लेके जा रहे हो। और राय जी अभी भी समझ नहीं आ रहा। समझा। तो इस केस में सर, तभी मैं आपको कल बता रहा था, कल हमने जो फोटोग्राफ देखी थी उसमें जी की वेरिएशन देखी थी, जी की वेरिएशन देखी थी, याद है नहीं आप? हाँ सर थोड़ा याद है सर वो लेक्चर तो प्लीज दोबारा अच्छा। हाँ वो याद आ गया सर, हाँ, याद आ गया। वो आपने बताया, अपने वो व्हाट्सएप पे भेजा था ना फोटो वो। जी सर। हाँ याद है। वो चेंज होता है एज फोर्स, मतलब डिस्टेंस जैसे इंक्रीज होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होता है। जी सर, वो लेक्चर को दोबारा देखिए सर, क्योंकि वो जो लेक्चर है वो आपका फिजिक्स में सबसे फंडामेंटल लेक्चर है। हाँ सर। मेरी प्रॉब्लम ये है, और वो लेक्चर बार बार मैं कोट करता रहूंगा जब भी आपके साथ क्लास करूंगा कि उस लेक्चर में क्या किया था, उस लेक्चर में क्या किया। तो मेरी प्रॉब्लम ये है सर, आई हैव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 35,000 किलोमीटर with a variable force and I want work, because this work would be at least the threshold energy that I'll require। और ये एनर्जी रिक्वायर्ड में प्रॉब्लम ये आ रही है कि वर्क का फॉर्मूला, जो सिंपल फॉर्मूला है वो है F into D into cos थीटा। अब फोर्स इस साइड है मान लेते हैं, चलो सीधा ही रॉकेट लॉन्च कर दिया, सीधा ही जाता जा रहा है, एक असम्पशन मान लेते हैं, तो ये F into D तो आ जाता है, बट फोर्स जो है वो क्या है, वेरिएबल। नहीं समझा? समझा सर। ओके। तो सर इसलिए कल हमने ये किया था कि ये देखिए, ये फोर्स और डिस्टेंस मूव हो रहा है, ये फोर्स और ये डिस्टेंस मूव हो रहा है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये जो यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हॉरिजॉन्टल कर दूं सर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखिए, तो ये मेरा यहाँ मेरी अर्थ है, और ये जो डिस्टेंस है ये 45,000 किलोमीटर या 35,000 किलोमीटर जो भी है, और सैटेलाइट को आपको यहाँ पहुंचाना है। तो मेरी अप्रोच ये रहती है सर कि ये जो भी डिस्टेंस है उसमें मुझे बेसिकली ये सारा का सारा ये टोटल वर्क निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ सर, ये जो टोटल डिस्टेंस है
इसके छोटे 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 पीसेस कर देता हूँ और ये बोलता हूँ कि हर पीस के लिए मुझे DW वर्क चाहिए होगा. DW is a short term for very small work. और आएंगे नहीं समझा. समझा सर. DW को आप ये भी बोल सकते हो, DW is delta W under the limit delta W approaches 0. और आगे नहीं समझ आया. समझा सर. बहुत ही छोटा वर्क है, बहुत ही छोटा वर्क है. तो अब यहाँ DW1 है, यहाँ DW2 है, यहाँ DW3 है, यहाँ DW4 है, ऐसे बहुत ज्यादा DW हो जाएंगे. और D1, DW2, DW3 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि DW1 होगा F1 into D, DW2 होगा F2 into D, DW3 होगा F3 into D. और आगे नहीं समझ आया. समझा सर. तो ऐसे बहुत छोटे छोटे वर्क कर लिए. डिस्टेंस आपने सेम रखा, बहुत ही छोटा डिस्टेंस. मैं इसको जो डिस्टेंस है इसको x लिख देता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो. क्योंकि अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो डिस्टेंस है एक सेकंड, जो डिस्टेंस है उसको मैं x से रिप्रेजेंट करूंगा. और जो छोटा सा डिस्टेंस है dx क्या होता है? लिमिट dx अप्रोचेस 0 डेल्टा x. तो यहाँ पर मैं dx लिख रहा हूँ. तो लेट अस अज्यूम ये एक कोई भी रैंडम वर्क मैंने उठाया. तो ये छोटा सा वर्क dwn किसके इक्वल होगा? फोर्स एट इनटू dx. और आगे नहीं समझ में आ रहा. समझा सर. तो मेरा जो बहुत बड़ा काम था, यहाँ तक का मेरा एक बहुत बड़ा काम था. इस बड़े काम के सर मैंने छोटे छोटे पीसेस कर दिए. ये सारे पीसेस में आप मुझे ये बोल रहे थे कि सर फोर्स जो है वो वेरिएबल है. तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, वेरिएबल होने दो. यहाँ F1 है, यहाँ F2 है, यहाँ F3 है, यहाँ F4 है, यहाँ F5 है. आप फोर्स को वेरी होने दो, कोई चिंता नहीं है, आप वेरी होने दो. बट मैं ये जो पूरा 35,000 किलोमीटर जो है, 35,000 किलोमीटर, उसको मैं dx पीसेस में dx जो है वो डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस, उसमें डिवाइड कर रहा हूं ताकि आई कैन हैव वेरी स्मॉल वर्क. और आएंगे नहीं समझ में आ रहा. समझा सर. बहुत छोटे पीसेस में कर रहा हूँ. जो टोटल वर्क था उसके बहुत छोटे पीसेस. क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब मेरे बहुत छोटे पीसेस हो जाएंगे तो फाइनली जितने भी वर्क निकलेंगे, DW1 प्लस DW2 प्लस DW3 प्लस बहुत वर्क, ये जो हो जाएंगे, दिस विल बी टोटल वर्क डन. और आएंगे नहीं समझ में आया. समझा सर. और इस केस में अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, इस तरह के आपने इनफाइनाइट पीसेस कर दिए हैं. बेसिकली आपका जो n है वो इंफिनिटी है. और ऐसे नहीं समझ में आ रहा. सर वापस भी करोगे ये वाला पार्ट एन वाला? समझा नहीं मुझे. बहुत बड़े वर्क के इनफाइनाइट पीसेस कर दिए. ये बात समझ आया? अच्छा, ये एन होगा फिर ना सर? यस. तो n जो है ओके. इनफाइनाइट हो गया. फिर उन सब DW को ऐड कर दिया. और आएंगे नहीं समझा.
समझा सर। टोटल वर्क कितना हो गया सर? dWn, n approaches infinity, this is equal to your total work। और की बात समझ आई? समझा सर। ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, इसको कैलकुलस में इंटीग्रल करके लिखते हैं। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो जब ये अगर आपको कहीं पर भी आते जाते जब ऐसा सिंबल नजर आता है, तो इसका मतलब होता है सर छोटे छोटे वर्क के इनफाइनाइट पीसेस करके आप उन सबको ऐड कर रहे हो। बेसिकली ये जो सिंबल था, ये आपने स्टैटिस्टिक्स में जो ये वाला सिंबल था, ये उसका भाई है, उसका सोफिस्टिकेटेड कजन है, उसका अमेरिकन कजन है। नहीं समझ आया होगा? समझा सर। ये जो है ये विलेजर है, और ये जो है ये अर्बन बॉय, यो बॉय, अर्बन बॉय, यो बॉय। और एनी डाउट है? नहीं सर, समझा। तो ये साइड तो आपको समझ आ गई। ये देखिए, ये वाले जो DW थे, ये वाले जो DW थे, ये सारे के सारे आपने ऐड कर लिए। जब ये सारे को ऐड करोगे तो ये देखिए, ये आपने इस साइड लेफ्ट साइड में तो टोटल वर्क लिख दिया, बट अब लेफ्ट साइड को भी तो ऐड करना है। यस सर, नो सर? हाँ सर। तो आप इसको क्या करते हो, समेशन ऑफ f1 dx प्लस समेशन ऑफ f2 dx, सॉरी f1 dx plus f2 dx plus f3 dx plus f4 dx, ऐसे इनफाइनाइट पीसेस हैं आपके पास, इनफाइनाइट पीसेस हैं। और जी हाँ या ना? हाँ सर। ये राइट साइड को आप क्या लिखोगे, ऐसे लिख दीजिए समेशन fi dx वेयर i लिख दो, n लिख दो, एक ही बात है। i लिख दो, n लिख दो, एक ही बात है। i अप्रोचेज इंफिनिटी। और जी यस सर, नो सर? हाँ सर, समझा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ डी एक्स। और जी हाँ या? हाँ सर। तो हिंदी में मतलब समझते हैं कि इंटीग्रल का हिंदी में मतलब क्या होता है। इंटीग्रल का हिंदी में मतलब ये होता है कि अगर ये फॉर्मूला लिखा हो, ये जो फॉर्म था, पहले आप 10th क्लास में पढ़ते थे, w इज इक्वल टू f इनटू x। अब मैं इसको x लिख रहा हूँ बिकॉज x जो है वो डिस्टेंस है। d क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि अगर यहाँ d लिखूंगा तो फिर मुझे यहाँ dd लिखना पड़ेगा, क्योंकि d हो जाएगा। तो मैं इसको x लिख देता हूँ। और बात समझ आ रही? हाँ सर। ये जो था, ये आपका 10th क्लास का फॉर्मूला, 10th क्लास का जो फॉर्मूला, वो 11th में ऐसा एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्मूला बन गया। और अगर आपको बात समझ आ रही है, ये सोफिस्टिकेटेड सिर्फ इसलिए बना क्योंकि चिराग, ये रीजन क्या है? सर पता नहीं पता नहीं, आपने तो आंसर दिया था। सर, क्योंकि f वेरिएबल है। वेरिएबल है सर, और आएंगे नहीं समझ में आ रहा। समझा सर। कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। टोटल वर्क डन अंडर अ वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रल dw f dx। और आएंगे नहीं समझा? समझा सर। तो हमने कल जो किया था वो हम यही करने की कोशिश कर रहे थे। और इस केस में यहाँ पर आके फिर अगर आपको थोड़ा सा और याद होगा, तो हमने f की जो वैल्यू है, अगर आपको कल का लेक्चर याद है, तो ये देखिए, ये a/x²। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये देखिए ये जो वैल्यू थी k/x², और जी याद है? हाँ सर। तो ये जो वेरिएबल वैल्यू थी, ये फिर हमने डाली थी, ये डाली थी हमने, ये डाली थी हमने यहाँ k/x² dx। और जी बात समझ आई? हाँ सर।
थ्योरेटिकली आपको ये समझ आ गया कि इंटीग्रेशन का फायदा क्या है। हाँ सर। हाँ सर। अभी तक आपने क्या समझा कि इंटीग्रेशन क्यों, और अन्य बात समझ आई? हाँ सर। इंटीग्रेशन में होता क्या है सर, फिर से समझिए कि अब मैं आपको ग्राफिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है सर कि लेट अस अज्यूम, सबसे सिंपल केस, फिर से एक और सिंपल सा केस ले लीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपके पास, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास है वेलोसिटी इनटू टाइम, और हाँ या ना? हाँ सर। अब सर आपने जो यहाँ तक जो फिर से 10th तक जब हम यूज करते थे, जब 10th तक हम यूज करते थे, अगर वेलोसिटी ऐसी है, अगर वेलोसिटी ऐसी है जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, नहीं समझ में आया? हाँ डिस्टेंस सर। इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया, 11th का क्वेश्चन है, इसको कंपेयर कीजिए कि आप जो 10th के साथ इसको कंपेयर कीजिए तो आपको फट से समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वेलोसिटी is given by square of time. Find distance traveled in first 10 seconds. और अगली बात समझे? हाँ सर। सर 10th क्लास में ही हमने जो सेकेंडरी लेवल तक जो हमने पढ़ाई की है उसमें ये क्वेश्चन कैसा नजर आता था, उसमें ये क्वेश्चन ऐसा नजर आता था कि velocity is 100 meter per second, find the distance traveled in the first 10 seconds. तो आंसर क्या आ जाएगा ओरायन जी? ओरायन जी आंसर क्या वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, एक सेकंड सर। करोगे क्या? हाँ, हम्म 1000, हाँ सर 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर पर सेकंड, चलो, मीटर मीटर मीटर, 1000 मीटर। ये आप क्यों कर पाए? क्योंकि सर ये जो वेलोसिटी थी ये कांस्टेंट थी, नहीं समझ में आया? समझा सर। अब जो वेलोसिटी है तो हाई स्कूल लेवल पे करते हैं, उसमें जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही हाँ है? सर। वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए कल का हमने जो ग्राफ का लेक्चर किया था, बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बेसिक अलजेब्रिक ग्राफ हमने किए थे, हाँ सर। उसमें एक ग्राफ हमने किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ सर। इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम स्क्वायर। हाँ सर। मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है, और एन जी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि लेक्चर रिवाइज नहीं किया। समझा सर। पक्का? हाँ सर। और एन जी इशू क्या आ रहा है, अब देखिए इशू क्या आ रहा है, देखिए मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये जो आपका 10th क्लास का जो क्वेश्चन था कि वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकंड, उसमें आपका जो ग्राफ बनता वो ऐसा बनता हो रहा है कि ये वेलोसिटी थी, ये टाइम था, और ये आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, क्या? 100 मीटर पर सेकंड। ये देखिए यहाँ पर लिखा होता 100 मीटर पर सेकंड, और आपको टाइम क्या निकालना था? फर्स्ट 10 सेकंड्स, यहाँ पर 10 सेकंड लिखा होता। तो आप बेसिकली 100 इंटू 10 करके ये यहाँ पर ये आपका एरिया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एरिया होगा सर ना वो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ये आपको अगर याद होगा ये 9th में भी आपने किया था, आईसीएसई में तो 9th में कराया था आपको।
राय जी हाँ या ना? अबाजी हाँ सर। अबाजी याद हाँ है सर। 9th क्लास में आईसीएसई में ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन से सेलिना में? हाँ सर थे ना। राय जी आपको याद है नहीं याद है कि फिर बुक फाड़ दी थी आपने गुस्से में आ गए? चिराग जी आपको याद है? हाँ सर। सर ऐसे हाँ थे कैसे क्वेश्चन हाँ सर। ग्राफ। 9 10 दोनों में थे। हाँ सर थे। ये जो केसेस होते थे यार इसमें इशू ये था, या तो ये केस आता था आपको, तो ऐसे क्वेश्चन आते थे आपको, ये वेलोसिटी है ये टाइम है, या तो क्वेश्चन आता था कि सर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ये है, या वो थोड़ा सा अपनी तरफ से अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाता था तो ये बोल देता था कि थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेट करता था तो ये बोल देता था कि सर ऐसे इंक्रीज हो रही है, या थोड़ा सा और चेंज करता था तो ऐसे बोल देता था कि ऐसे आ रही है। और आज याद है नहीं यार? राजू याद है? याद है सर, याद है याद है। अगर आप ये वाला जो ग्राफ है, ये देखिए यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 20 मीटर पर सेकंड है, ये फर्स्ट 10 सेकंड है, ये 30 सेकंड है, ये 50 सेकंड है, याद है? तो अगर आपसे वो डिस्टेंस पूछता था, अगर आपसे डिस्टेंस पूछता था तो आप इसका एरिया निकाल लेते थे, या इसका एरिया निकाल लेते थे, या इसका एरिया निकाल लेते थे। और आज याद आया नहीं याद आया? हाँ सर। बट सर इस केस में आप फर्स्ट 10 सेकंड्स में, ये जो फर्स्ट 10 सेकंड्स है इसमें सर एरिया क्यों नहीं निकाल पा रहे? प्रॉब्लम क्या है? तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। और आज जी सो कर्व्ड लाइन है इसके लिए। लाइन है दोस्त, ये लाइन अगर ऐसे होती ना, यही अगर आपको ऐसा दिया होगा, ये ऐसा दिया, मतलब ये जो केस है, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये जो केस है, ये जो केस है, ये जो सॉरी ये जो केस है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है। तो इस केस में जो एरिया निकालना था, इस केस में जो एरिया निकालना था वो फटाफट आप ऐसे करके निकाल लेते। और ये जो हाँ सर। एरिया था ये आपका वेलोसिटी, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करके बात खत्म होती है। हाँ सर। बेटा कोई प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि अब जो वेलोसिटी का फंक्शन है, अब जो वेलोसिटी का फंक्शन है वो वेरिएबल फंक्शन है। नहीं समझ आ रहा? समझा सर। अब मेरा जो वेलोसिटी का फंक्शन है वो ऐसा है, v is equal to t square। तो मेरा वेलोसिटी है v is equal to t square, मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला जो मुझे 10th क्लास तक याद है वो ये याद है, वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर, नो सर? राजी को डाउट? नहीं सर। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस केस में मुसीबत क्या है? मुसीबत वही है जो मुसीबत यहाँ थी। ये मुसीबत और ये मुसीबत सेम है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप निकालना चाहते हैं तो सेम ही टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे इंटरवल कर लीजिए, उसमें वेलोसिटी देखिए कैसे चेंज हो रही है। वो छोटे छोटे इंटरवल्स को समेशन कर लीजिए तो आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। यस सर, नो सर? यस यस सर। वेयर x is displacement। और आई को डाउट है? नहीं सर। और आई जी अभी तक हमने समझा गया, अभी तक हमने बेसिकली ये समझा, बेसिकली हमने ये समझा है इंटीग्रेशन थ्योरम। व्हाई इंटीग्रेशन? बेसिकली इस केस में भी ये वाला जो केस हमने किया, ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स वाला भी केस अगर किया, और अगर आपको
अभी तक का लेक्चर समझ आ रहा है तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये फंक्शन था ना, f का फंक्शन था f इज इक्वल टू k बाई एक्स स्क्वायर। हाँ सर। और जी हाँ या ना? हाँ सर। इसमें जो f वेरी हो रहा था, इसमें जो f वेरी हो रहा था वो x के साथ ऐसे हो रहा था। हाँ सर। तो यहाँ पर आपका f है और यहाँ पर आपका x है, और fx का जो fx का जो अगर आपने एक रफ ग्राफ भी देखना है, अगर आप हमें एक रफ ग्राफ बनाने के लिए ज्यादा R&D के बिना अगर एक आइडिया लेने के लिए अगर हमें ग्राफ बनाना हो, तो रायन जी अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, कल भी हमने बेसिक अलजेब्रिक ग्राफ्स किए थे, तो इसको देख के थोड़ा सा ये तो समझ आ रहा है कि जब x इस साइड होगा, जब x बहुत कम होगा तो फोर्स कितनी हो जाएगी? हाँ ज्यादा होगी, बहुत हाई होगी। और जब x बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कितनी हो जाएगी? बहुत सर, कम हो जाएगी। तो ज्यादा अगर उसमें R&D ना करें तो रफली ऐसा ग्राफ आना चाहिए। हाँ सर। और अगर आपको बात समझ आ रही है तो जो वर्क है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस है। ये देखिए FDX यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो वर्क डन है वो फोर्स और डिस्टेंस के नीचे का एरिया निकाल रहे हो आप। जैसे इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी और टाइम के नीचे का कर्व का एरिया है। और आएंगे नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। और आए जी 100 बात की एक बात, सब फालतू की बात है। अगर ये सारा 1 घंटे की जो बातें हैं उसमें सिर्फ अगर आपको एक छोटी सी बात ये समझानी है कि सर इंटीग्रेशन का फायदा क्या है। इंटीग्रेशन का फायदा ये है सर, कोई भी कर्व है आपके पास जिसमें ये y है और ये x है, इंटीग्रेशन का फायदा ये है सर कि यहां से लेके यहां तक आप क्या निकाल सकते हैं वरायन जी? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। अब आज कोई डाउट है? नहीं सर। बट सर इस ये जो हम कर रहे हैं इसके लिए एक बड़ी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, ये आपका आंसर है y इंटीग्रेशन। तो मैं आपको बेसिकली ये कह रहा हूं कि अगर आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आप ये फॉर्मूले से यूज करके आप निकाल सकते हैं। अगर आपको वर्क डन टोटल निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। चिराग जी आपको आंसर देना चाहिए या मिस्टर अब्बास आपको देना चाहिए, क्योंकि ओरायन तो अभी नया है। ये टेक्निक यूज करने के लिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। वो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है? सर कि हमें ये स्लोप का ये इक्वेशन पता हो। यार मतलब गजब हो आज आप, यू आर ऑन फायर टुडे। The fundamental requirement is कि you should know y as a function of x। और आयन जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। हल्का सा समझा निकला आपका, कॉन्फिडेंट नहीं है? समझा सर, समझा। नहीं भी समझे तो ये देखिए, ये y है, ये x है। अब आपको मैं बोलता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू रूट एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x है। तो प्राइम जी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि y और x तो कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ जो y है वो फोर्स हो सकता है, और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और जो y है वो वेलोसिटी हो सकता है, और x जो है वो टाइम हो सकता है। प्राइम जी आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। मैथ्स जो है मैथ्स तो सिर्फ y और x में एक रिलेशनशिप बता देता है कि यार y और x कर दो। उसके बाद जो काम शुरू होता है वो काम शुरू होता है फिजिक्स का, जो फिर आपको बताएगी कि एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो क्या है। बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आई कैन से
कि force is equal to root x, force is equal to root x, or I can say velocity is equal to root t, or I can say force is equal to sine t, or I can say velocity is equal to sine t. I can say force is equal to x cube, or I can say velocity is equal to t cube. अब जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से आप कर्व बना लेना. जैसे अगर ये वाला केस है फिजिकल टू रूट एक्स वाला, तो आपका कर्व ऐसा बन जाएगा. और जी कल हमने किया था. हाँ सर. और अगर कोई फंक्शन ऐसे डिस्क्राइब किया जा रहा है और आपको यहाँ तक इसका एरिया निकालना है, यहाँ तक अगर आपको एरिया निकालना है और आपको ये पता है कि dw is summation is integral of, sorry, work is integral of dw is equal to f dx is equal to integral of root x dx. और जी नहीं समझ में आ रहा. समझा सर. तो अब आपकी प्रॉब्लम और जी क्या है? अब आप आंसर निकाल सकते हो. हाँ सर. कैसे निकालोगे? इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स क्या होगा? सर वो छोटा पार्ट x का, मतलब वो छोटा पार्ट x का नहीं सर, उसके लिए आपको चाहिए होंगे कुछ फॉर्मूला. हाँ. जिससे मेरी बात समझ आएगी आपको. हाँ सर. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास, अब आपको ये तो समझ आ गया कि ठीक है सर आपने बोल दिया कि जो वर्क डन है वो इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स है. तो आप ये भी बोलते हो कि ठीक है सर मुझे ये भी समझ आ गया कि जो f है इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ x. तो मेरा जो f है सर वो है रूट एक्स डी एक्स, या मेरा जो x है वो है साइन एक्स डी एक्स, या मेरा जो फोर्स है वो है एक्स स्क्वायर डी एक्स, या मेरा जो फोर्स है वो है एक्स क्यूब डी एक्स. अब यहां तक तो आप पहुंच गए. अब फंडामेंटली आपको ये चाहिए. अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है? और जी हाँ या ना. और जी बात समझ आई? हाँ सर. बेसिकली अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है, बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि इस केस में ये देखिए, बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसी को ले लीजिए. ये हमारे सेटेलाइट वाला केस जो हमने जहां से डिस्कशन शुरू की थी, कि जो एफ डी एक्स है वो आपको समझ आ गया कि के एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका इंटीग्रल. अब आप मेरे से ये चाहते हो कि सर देखिए आपने जो बोला था ना यहां तक तो हो गया, अब मुझे ये इंटीग्रल निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला चाहिए. यस सर, नो सर? यस सर. और सर ये देखिए, ये आप जब मार्केट में जाएंगे तो ऐसे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे. मैं आपको फॉर्मूले दिखाता हूँ. वो फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, कैसे आए, वो सब छोड़िए. बट अभी सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अगर आप मार्केट में जाते हैं और पूछते हैं कि सर मुझे एक फॉर्मूला चाहिए टू सॉल्व, लेट अस अज्यूम अ बेसिक इंटीग्रल. सबसे बेसिक इंटीग्रल मतलब सबसे जो बेसिक इंटीग्रल, जो सबसे इजी इंटीग्रल माना जाता है, वो ये वाले जो इंटीग्रल है, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स, या एक्स रेज्ड पावर हाफ डी एक्स, या एक्स क्यूब डी एक्स, ये सबसे इजी इंटीग्रल माने जाते हैं. एटलीस्ट तो स्क्रीन नहीं दिख तो स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका? स्क्रीन, आई एम सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी. ओके, तो ये वाले जो इंटीग्रल अभी तो दिख रहा है. हाँ सर. और आगे दिख रहा हाँ है. सर. हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है. तो ये जो है यार, ये एटलीस्ट मुझे जो है सबसे इजी इंटीग्रल ये लगता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, या एक्स रेज़ टू पावर हाफ डी एक्स, या एक्स क्यूब डी एक्स, या और भी सिंपल कर लीजिए एक्स डी एक्स. राजी मेरी बात समझ आई? राजी मेरी बात समझ आई? हाँ सर.
सबसे सिंपल जो है फॉर्मूला वो ये है, इसको लिख लीजिए, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, क्योंकि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूला लिख लीजिए, लिख लिया सर। लिख लिया सर। तो अब देखिए, ये जो एक ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे सिंपल, इसी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा जो सबसे सिंपल से एक दो फॉर्मूले और जो हमारे ज्यादा यूज आने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। ये सबसे फंडामेंटल इजी से फॉर्मूले हैं, चीजों को समझाना सबसे इजी इसी से। तो ये तीन फॉर्मूले, जैसे अगर जिसको बोलते हैं ना वो इंटीग्रेशन फॉर डमीज, तो इंटीग्रेशन फॉर डमीज के लिए ये तीन फॉर्मूले सबसे फंडामेंटल फॉर्मूले हैं। और ये फॉर्मूले यूज कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ताकि आपको एक कंफर्ट आ जाएगी इंटीग्रेशन होता क्या है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्मूला, फरहान जी बताइए क्या बोला, क्या लिखा आपने? फरहान जी बोलिए। चिराग जी आप बोल दीजिए। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो। जी जी आ रही है, बोलिए हाँ सर, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा था। बोलिए। सर, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n डॉट dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके चिराग जी, दूसरा फॉर्मूला बोलिए मिस्टर चिराग। अब्बास जी आप बोल दीजिए। So cos x dot dx equals sin x plus c. ओसिन जी आप थर्ड फॉर्मूला बोल दीजिए। ओसिन जी सो गए। फरहान जी आप बोल दीजिए। इंटीग्रल ऑफ sin x डॉट dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। माइनस cos x प्लस। ओके, तो फरहान सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो c है ये है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, कहां से कांस्टेंट आ गया, वो सब अभी थोड़ा होल्ड पे रखिए। अभी सिर्फ ये समझते हैं कि ये फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं ताकि हमारी थोड़ी गाड़ी स्टार्ट हो। तो c मतलब वो जीरो वाला कांस्टेंट ना सर, वो जीरो ऐड होता है वो। अभी इस पे डिस्कशन नहीं करते, छोटी सी बात है बट अभी नहीं करते, क्योंकि अभी मैं आपको आपने वो लेक्चर में बताया था इंटीग्रल, वो आपने बोला देखने के लिए, उसमें देखा था मैंने वो c का। हाँ ठीक है। हाँ एटलीस्ट मैं इसको अभी टच नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी सिंपल सी आपकी एक गाड़ी स्टार्ट करना चाहता हूँ कि अगर मुझे इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स निकालना है तो ये क्या होगा। और जी बोलिए। मिस्टर और तो x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। एक्स डी एक्स क्या होगा? सर x अपॉन 2, नहीं, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। एक्स रेस और हाफ डी एक्स क्या होगा? एक सेकंड सर। आप सॉल्व मत कीजिए, मुझे ऐसे सिर्फ बता दीजिए, मुझे सॉल्यूशन ही चाहिए। हाँ सर, फिर x रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c। एक्स रेस टू 1, एक्स रेस टू 1/3 डी एक्स क्या होगा? x रेज टू 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस c। राजी नहीं समझा? समझा सर। ओके राजी, नेक्स्ट स्टेप ले लीजिए। नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में sin x dx cos x dx तो क्या होगा? sin x dx sin x sin x dx माइनस cos x प्लस c होगा।
ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ये तो आपके सामने लिखा हुआ है, sin x dx क्या होगा ये देखो। और माइनस cos x प्लस c ना, और दूसरा सिंपल सा फॉर्मूला है cos x dx क्या होगा। sin x प्लस c। यहाँ तो कोई मुश्किल हो रहा है जी। नहीं सर। तो एक और छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए। स्क्रीन दिख रही है आपको, पीडीएफ दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। तो एक और छोटा सा formula लीजिए, ये लिख लीजिए। ये देखने में आपको डराएगा बट है सिंपल। ओशन प्रिया जी जागी हुई है, सो गई है ओशन जी। हेलो यार। हाँ जी ओशन जी, वो तो नहीं गई। नहीं। हाँ, बढ़िया। राय जी दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए, एक्चुअली हाँ तीनों सर। तीनों लिख लीजिए, मैं अभी आपको समझा दूंगा इसका। हाँ सर। ये लेक्चर सर आप इसको मान सकते हैं जेंटल इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। हाँ सर। जेंटल इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन मतलब अगर आपको किसी को 1 घंटे में इंटीग्रेशन समझानी है तो ये लेक्चर। हाँ सर। एटलीस्ट इससे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, हम फिजिक्स को डील कर पाएंगे। लिख लिया सर। लिख लिया सर, चिराग जी लिख लिया। सर नहीं सर, मैंने नहीं लिखा हाँ। सर, ये पहले लिखा था लेकिन नहीं, आपने जो पीडीएफ भेजा था। बहुत अच्छा। आवाज़ आपने लिख लिया। हाँ सर। ठीक, तो इसका भी एप्लीकेशन देख लीजिए। इसका एप्लीकेशन सिर्फ ये है कि यही जगह बना देता हूँ। और आज बोलिए पहला फॉर्मूला क्या लिखा आपने। राजी बोलिए। So f of x plus g of x ब्रैकेट में डॉट dx is equal to integral of f of x dot dx plus integral of g of x dot dx. ओके, सेकंड फॉर्मूला क्या लिखा आपने। So integral of f of x minus g of x dot dx बोलिए। is equal to integral of f of x dot dx minus integral of gx dot dx. यही है दो फॉर्मूले। हाँ सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ये आहे बघा आहे। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा। सर integral of x square dot dx plus integral of sin x dot dx. शाबाश, तो अब यहाँ तक पहुंच गए तो ये भी बता दीजिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रल क्या होगा। सर 2x। नहीं फॉर्मूला लिखा है ना आपने, फॉर्मूला देख के बताइए। अच्छा हाँ, एक मिनट, एक सेकंड सर। हाँ सर x cube upon 3 plus c. cos x का क्या होगा, sin x का क्या होगा। सर cos x नहीं, माइनस cos x plus c. इसको c1 लिख देता हूँ, इसको c2 लिख दो। हाँ चलेगा सर। और ये मिला के क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस cos x प्लस c। और आगे नहीं समझा, समझा सर। c1 प्लस c2 को आपने क्या लिख दिया c। अच्छा अब बात कोई डाउट है नहीं सर। चिराग जी, कोई डाउट है। नहीं सर। तो क्या नाम है इसका दूसरा फॉर्मूला, और आयन जी हमने क्या लिखा था, थर्ड फॉर्मूला, आई एम सॉरी, ये तो दो फॉर्मूले हो गए। थर्ड फॉर्मूला क्या था हमारा। एक सेकंड सर। हाँ सर, इंटीग्रल ऑफ k इन ब्रैकेट f of x
bracket close dot dx is equal to k integral f of x dot dx. ये तीसरा फॉर्मूला था। हाँ सर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। हमें बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन फॉर डमीज वो कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास 5 sin x dx होगा मिस्टर ओरायन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सर -5 cos x plus c। 5 तो बाहर आ जाएगा सर, इंटीग्रल अच्छा x dx 5 इंटीग्रल sin x plus dx इक्वल हो जाएगा 5 minus cos x plus c। हाँ ये किसके इक्वल हो जाएगा? -5 cos x। और आज नहीं समझा सर, समझा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, तो और अच्छा लगेगा आपको। लेट अस अज्यूम आपके पास है इंटीग्रल ऑफ 5 cos x plus x cube dx। और आज बोलिए। सर एक सेकंड। हाँ ठीक है, या प्लस में करते हैं माइनस करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। बोलिए। सर इंटीग्रल ऑफ 5 cos x dot dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x cube dot dx। सिंपल है यार, हमें पहले तो सेकंड फार्मूला लगाना है, फिर हमें थर्ड फार्मूला लगाना है। हाँ सर। तो मैं क्या बोलता है? 5 cos x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x cube dx। सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या बोलता है? ये होगा 5 cos x dx minus x cube dx। हाँ सर। ये बात बोलो। 5 minus 5 sin x dx sin x plus c और माइनस x raised to 4 upon 4 plus c। इसको मैं लिख देता हूँ 5 sin x minus x 4 upon 4 plus c। राजी समझ आ गया? हाँ सर। तो 100 बात की एक बात। अब देखिए 100 बात की एक बात, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए, मुझे पता नहीं कि इसका ग्राफ कैसा है, बट मैं लेट अस अज्यूम कि ये तो मैथ्स है, बट फिजिक्स में लेट अस अज्यूम हमारा सिचुएशन ये है कि फोर्स इज इक्वल टू 5 cos x minus x cube, where x is displacement। और एंडी नहीं समझा? हाँ समझा सर। आपको निकालना क्या है? वर्क डन। वर्क डन आप क्या निकलोगे? एफ डी एक्स। हाँ सर। एफ डी एक्स आप क्या लिखोगे? 5 cos x minus x cube dx। अच्छा फिर ये ऐसा आएगा। करोगे तो ये आएगा। नहीं हाँ सर। तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ने का कि इसको और भी सर आगे करने का? दादा अभी मैं बताता हूँ, 2 मिनट में बताता हूँ, 2 मिनट बताता हूँ। फिजिक्स में यूजुअली होगा क्या, पहले तो मुझे पता नहीं है कैसा नजर आता है, मैं आपको ऐसे रफली कुछ पटांग सा कर्व बना देता हूँ ऐसे करके। तो लेट अस अज्यूम ये 5 cos x minus x cube का ग्राफ। प्राइमरी सिचुएशन समझ आई? हाँ सर। यूजुअली फिजिक्स में क्वेश्चन ऐसा होगा कि फाइंड द वर्क डन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट 5 meters to 15 meters। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। तो ये जो आपने लिखा है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बता दूंगा कि इसमें जब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि मुझे जो एरिया चाहिए वो इन द लिमिट्स में चाहिए, बेसिकली ये वाला एरिया चाहिए। और आज ये नहीं समझ रहा, हाँ समझा सर। तो उसको लिखते हैं यहाँ पर 5 से लेके 15 मीटर तक। कल भी आपने देखा होगा, हमने कुछ ऐसा कर दिया। हाँ सर।
तो ये क्वेश्चन फिजिक्स 515 5 to 15 5 cos x minus x cube dx इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन अब बात जी समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर समझा। तो ये जो मेरी डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की जो ये वैल्यू आई है फरहान जी, इसके अंदर मुझे वैल्यू डालनी पड़ेगी कौन सी? ये 5 to 15। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, वो तो 10 मिनट का काम है, वो इजी काम है। डिफिकल्ट काम आज हमने कर लिया और आज ये नहीं समझा। हाँ सर। बेसिकली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर आपको 1 घंटे में भी इंटीग्रेशन नहीं समझनी और आप मुझे बोलते हैं कि सर ऐसा है, मेरी तो बस आने वाली है, वो सामने बस आ गई, 2 मिनट में आ जाएगी, आई डोंट हैव सो मच टाइम, आप मुझे 2 मिनट में बताओ कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सर एरिया अंडर द कर्व ढूंढने के लिए। बाय इंटीग्रेशन। और इसके लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? सर y और x का फंक्शन बताना चाहिए। बस ये चाहिए। तो जो एरिया है वो क्या निकल जाएगा? y dx। नहीं समझ आया? समझा। बाजी को डाउट है? नहीं सर। ये है हमारा सिग्निफिकेंस, ये है हमारा आंसर टू द $1 million क्वेश्चन, y इंटीग्रेशन। y इंटीग्रेशन और ये जो हमने आज किया है दैट इज जस्ट अ डमीज गाइड, दैट इज अ डमीज गाइड। और जी समझ आ रहा है? हाँ सर। अब नेक्स्ट जो आपको करना चाहिए, जो रिकमेंडेड है, वो ये है सर कि एक वर्कशीट बना के रखी हुई है ये वाली, जिसके आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। और जी देखा आपने? तो ये वर्कशीट आपने मुझे भेजी नहीं है। वर्कशीट में आपको भेजूंगा, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके सर। तो ये आपको सॉल्व करनी है, मैं भेज दूंगा। इसमें ओके सर। ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, अच्छा। ये इसके बाद सॉरी 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 ये जो है सॉरी सॉरी अच्छा। ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू होता है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? हाँ सर। 5x square plus dx plus 3। हाँ। दिख रहा है आपको? ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये आपको ट्राई अच्छा। करनी है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 2 चीजें हम करेंगे। एक तो हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें आपको मैं वैल्यूज डालनी दिखा दूंगा, और दूसरा हम एक ऐसी तरह का एक डमीज गाइड करेंगे टू फाइंड द डिफरेंशिएशन। और आई समझ आ गया? ओके सर। तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ओके सर।